नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अब तेजी से अपने अंजाम की ओर बढ़ रहे हैं। मतदान के सिर्फ एक दौर का प्रचार अब बाकी है, जिसके लिए तमाम पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। छठे दौर में किस कद्दावर नेता की इज्जत दांव पर है और क्या है इस दौर का हाल, जानिए छठे दौर की जंग में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में एसपी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 सीटों के लिए शनिवार को वोट पड़ने वाले हैं। इस दौर में बीजेपी के हिंदुत्ववादी नेता और सांसद महंत आदित्यनाथ के साथ संसदीय क्षेत्र गोरखपुर, माफिया नेता मुख्तार अंसारी के क्षेत्र मऊ और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के संसदीय क्षेत्र देवरिया में चुनाव पर सबकी खास नजर रहेगी। छठे चरण में नेपाल से सटे महाराजगंज और कुशीनगर के साथ साथ गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिलों की 49 सीटों पर 4 मार्च को मतदान होगा। इस दौर के चुनाव प्रचार में भी बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान कई नेताओं के बीच जुबानी कड़वाहट भी जाहिर हुई कि दिन है तो बसपा वाले कहेंगे नहीं, आग बंद करो, रात है। बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी, कांग्रेस और बीएसपी को सांप और समाज के कैंसर की संज्ञा दी, तो पीएम मोदी ने कारनामे बोलते हैं कि जुमले से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। काम बोलते हैं कि कारनामे बोलते हैं, देखो। साथ ही जीडीपी को लेकर केंद्र के सकारात्मक आंकड़ों की आड़ में नोटबंदी का विरोध करने वालों को खरी खोटी सुनाई। कल जीडीपी के आंकड़े आए, उन्होंने फिर से सिद्ध कर दिया कि नोटबंदी के बावजूद भी हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों ने, हिंदुस्तान के मेहनतकश लोगों ने, हिंदुस्तान के गांव के लोगों ने, हिंदुस्तान के किसान ने, हिंदुस्तान के नौजवानों ने भारत की विकास यात्रा को कोई आंच नहीं आने दी भाई। पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखी उत्तर प्रदेश की बदहाली बयान करती इबारत का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गोरखपुर में रोड शो निकाला। अपनी जनसभाओं में उन्होंने राज्य की अखिलेश यादव सरकार पर जमकर हमले किए। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश हम गुंडा मुक्त करना चाहते हैं, गुंडाओं से मुक्त करना चाहते हैं। ये फर्जी मुकदमों का जो सिलसिला चला है उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। ये भू माफियाओं का जो आतंक चल रहा है उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी पीएम को करारा जवाब दिया और कहा, कोई काम ना करना ही मोदी का सबसे बड़ा कारनामा है। प्रधानमंत्री बीजेपी सपने तो दिखाती है, बोलने में भी बहुत आगे हैं, लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अपना काम कब बताएंगे। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव पर भी तंज कसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अपनी हर चुनावी जनसभा में अक्सर ये कहना कि सपा व बीएसपी आपस में मिले हुए हैं, खासकर 1995 की घटना के बाद मेरे ख्याल कोई भी जल्दी से यकीन नहीं कर सकता, जबकि वास्तव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद ही अपने राजनीतिक स्वार्थ में शुरू से ही यहां समाजवादी पार्टी से मिले हुए हैं। छठे चरण में 77,84,000 महिलाओं सहित करीब 1,72,00,000 मतदाता कुल 635 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला कर सकेंगे। इसके लिए 17,926 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। 2012 में इन सीटों में से एसपी ने 27, बीएसपी ने 9, बीजेपी ने 7 और कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटें दूसरों के खाते में गई थी। इस चरण में सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार गोरखपुर सीट पर मैदान में हैं, जबकि सबसे कम 7 उम्मीदवार मऊ जिले की मोहम्मदाबाद सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। प्रदेश का विधानसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है। आखिरी चरण का चुनाव 8 मार्च को होगा और नतीजे 11 मार्च को आएंगे। श्वेता कुमारी के साथ अनुराग सिंह, एपीएन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव
अब भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार सांसद योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कसौटी पर है। मुलायम के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ और सांसद योगी के प्रभाव वाले गोरखपुर में मतदान के छठे चरण में कल होने हैं। पार्टी में हाशिए पर पहुंचा दिए जाने के बावजूद मुलायम सिंह यादव की अभी भी पिछड़े वर्ग, खास तौर से यादवों और मुस्लिमों में काफी पैठ मानी जाती है। एसपी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आजमगढ़ में विधानसभा की 10 सीटें हैं। 2012 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में एसपी ने इनमें से 9 सीटें जीती थी। हालांकि मुलायम सिंह ने इस बार आजमगढ़ में एक भी चुनावी रैली नहीं की है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक चुनाव के तीसरे चरण में मुलायम सिंह यादव के गढ़ इटावा, औरैया, मैनपुर और कन्नौज में भी चुनाव था, लेकिन उनके खुलकर प्रचार नहीं करने का खामियाजा सपा को भुगतना पड़ सकता है। छठे चरण में भी उन्होंने प्रचार नहीं किया है, लेकिन आजमगढ़ उनका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र में सपा की हार जीत को सीधे मुलायम सिंह यादव से जोड़कर देखा जाएगा। इसी तरह गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में चुनाव योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। योगी गोरखपुर सीट से 5 बार से सांसद हैं। योगी के समर्थक उन्हें सूबे के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। हालांकि वो इससे इंकार करते हैं। गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, बस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज में उनका प्रभाव माना जाता है। ऐसे में उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी की हार जीत का सीधा असर योगी आदित्यनाथ पर पड़ सकता है। छठे चरण में सांसद आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय उद्योग मंत्री कलराज मिश्र की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी। इस बार प्रमुख उम्मीदवारों में बीएसपी छोड़कर बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही पथरदेवा से, पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव के बेटे श्याम बहादुर यादव फूलपुर पवई से, एसपी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी फेफना और नारद राय बलिया सदर से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, घोसी से उनके बेटे अब्बास अंसारी का इम्तिहान भी इसी दौर में होगा। छठे चरण में बीएसपी के कद्दावर नेता गणेश शंकर पांडे, पूर्व मंत्री सूर्य प्रताप शाही और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहादुर सिंह के बेटे फतेह बहादुर सिंह और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नजदीकी पंचायती राज मंत्री राम गोविंद चौधरी की साख दांव पर है। श्वेता कुमारी के साथ अमित यादव, एपीएन। उत्तर प्रदेश में शनिवार को होने वाले छठे चरण के चुनाव में कुल 160 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 126 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। यूपी इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में छठे चरण के चुनाव में खड़े 78 सियासी दलों के सभी 635 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने छठे चरण के चुनाव से जुड़े आंकड़ों को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि छठे चरण के चुनाव में करोड़पति और आपराधिक छवि वाले नेताओं की संख्या कुल उम्मीदवारों की 25% है। पहले बीते 5 चरणों की तरह छठे चरण में 20% यानी कि 126 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 25% करोड़पति चुनावी मैदान में हैं। छठे दौर के करोड़पति 635 उम्मीदवारों में 160 करोड़पति हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीएसपी ने 49 उम्मीदवारों में से 35, बीएसपी के 45 उम्मीदवारों में से 33, सपा के 40 उम्मीदवारों में से 28, कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों में से 6, आरएलडी के 36 उम्मीदवारों में से 8 और 175 निर्दलियों में से 23 ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। इस चरण में उतरने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के पास औसतन 1.59 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सबसे अमीर 3 उम्मीदवार बीएसपी से हैं। इनमें शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की कुल संपत्ति 118 करोड़ रुपए है। उनके बाद विनय शंकर है, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 67 करोड़ रुपए है, और तीसरे हैं एजाज अहमद, जिनकी संपत्ति लगभग 52 करोड़ रुपए है। अपराधियों को टिकट देने में बीएसपी सबसे आगे। अपराधियों को टिकट देने के मामले में छठे चरण में बीएसपी सबसे आगे है। उसने 24 उम्मीदवारों को अपना टिकट दिया है, जबकि बीजेपी 18 ऐसे उम्मीदवारों के साथ दूसरे नंबर पर है। एसपी के टिकट से 15 और उसके सहयोगी कांग्रेस के 3 दागी चरित्र के उम्मीदवार मैदान में हैं। आरएलडी के 5% प्रत्याशी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर अपराधियों को टिकट देने के मामले में बीएसपी 41% के साथ सबसे आगे है। वहीं करोड़पतियों को टिकट देने के मामले में बीजेपी सूची में अव्वल रही है। हालांकि बीएसपी और एसपी भी उससे ज्यादा पीछे नहीं है। छठे चरण के चुनाव में 17% प्रत्याशियों पर हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण और महिला हिंसा जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। 4 मार्च को होने वाले छठे दौर में यूपी के 7 जिले आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर,
कुशीनगर, महाराजगंज और मऊ की 49 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। उम्मीदवारों की शिक्षा। जहां तक शैक्षिक योग्यता का सवाल है तो छठे चरण में मैदान में उतरे 53% प्रत्याशी ग्रेजुएट या इससे ऊपर की डिग्रीधारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 229 उम्मीदवारों ने 5वीं और 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। 338 उम्मीदवार स्नातक या इससे अधिक पढ़े लिखे हैं। 38 ने खुद को साक्षर बताया है, जबकि 3 निरक्षर हैं। इस बार महज 9% महिला प्रत्याशी मैदान में है। इस चरण में सिर्फ 60 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरी हैं। आकांक्षा सिंह के साथ अनुराग सिंह, एपीएन। राजनीतिक नजरिए से आजमगढ़ की तुलना बनारस को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र से नहीं हो सकती। बनारस अगर प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो आजमगढ़ से मुख्यमंत्री के पिता सांसद हैं। शायद यही कारण है कि आजमगढ़ी बड़ी शान से कहते हैं कि जहां दम है वहीं हम हैं। आजमगढ़ में वोटों के इजहार का इंतजार अब कुछ घंटों का रह गया है। फिर भी साफ नहीं है कि दम कहां है, किसके खेमे में है। मायावती की सोशल इंजीनियरिंग में है या सपा कांग्रेस के विकास के दावों में या फिर बीजेपी के परिवर्तन की कोशिश में। गरीबी और आतंकवाद के इल्जाम से उभरकर आजमगढ़ बदलने की कोशिश में है। पिछले विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की 10 सीटों में से सपा की 9 सीटें आई थी। शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने इसे सबसे सुरक्षित माना। ये सही भी निकला। मोदी लहर में भी मुलायम सिंह ने अपने वजूद को बरकरार रखा। इसके बाद आजमगढ़ पर सरकार की नजरें इनायत हुई। काम बहुत हुए, लेकिन इस बार एक तरफा नहीं होने वाला है। बीएसपी और बीजेपी ने भी एंट्री की मजबूत कोशिश की है। आजमगढ़ काफी बड़े भौगोलिक क्षेत्र और 10 विधानसभाओं को समेटे हुए है। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो विधानसभा के हिसाब से अगर जाति समीकरण की बात करें तो आजमगढ़ विधानसभा में वोटर मुख्यतः 84.06% हिंदू हैं, जबकि 15.58% मुस्लिम हैं। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो अतरौलिया 2012 के चुनावों में अतरौलिया सीट में सपा के डॉक्टर संग्राम यादव जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा रहे थे। गोपालपुर 2012 के चुनावों में गोपालपुर सीट से सपा के वसीम अहमद जीते थे। दूसरे नंबर पर कमला प्रसाद यादव थे। सगड़ी 2012 के चुनावों में सगड़ी सीट से सपा के अभय नारायण जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के संतोष कुमार सिंह रहे थे। मुबारकपुर 2012 के चुनावों में मुबारकपुर सीट से बीएसपी के शाह आलम जीते थे और दूसरे नंबर पर सपा के अखिलेश यादव रहे थे। आजमगढ़ 2012 के चुनावों में आजमगढ़ सीट से सपा के दुर्गा प्रसाद यादव जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के सर्वेश सिंह सिप्पू रहे थे। निजामाबाद 2012 के चुनावों में निजामाबाद सीट से सपा के आलम बदी जीते थे और दूसरे नंबर पर बीएसपी के कलीमुद्दीन खान रहे थे। फूलपुर पवाई 2012 के चुनावों में फूलपुर पवाई सीट से सपा के श्याम बहादुर सिंह जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के अबुल कैस आजमी रहे थे। दीदारगंज 2012 के चुनावों में दीदारगंज सीट से सपा के आदिल शेख जीते थे और दूसरे नंबर पर बीएसपी के सुखदेव राजभर रहे थे। लालगंज 2012 के चुनावों में लालगंज सीट से सपा के बेचई जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के हीरालाल गौतम रहे थे। मोहननगर 2012 के चुनावों में मोहननगर सीट से सपा के ब्रजलाल सोनकर जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी की विद्या चौधरी रही थी। साल 2011 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ कुल आबादी 40,13,913 है। पुरुष 22,85,004 है। महिलाएं 23,28,909 है। 2014 लोकसभा चुनाव में यहाँ मुलायम सिंह यादव जीत चुके हैं। दलित मुस्लिम भरोसे जहां मायावती की बसपा जीतने का दम भर रही है, वहीं दूसरे नंबर पर रही बीजेपी भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब देखना है कि 11 मार्च को किसकी किस्मत खुलती है। श्वेता के साथ मृदुला, एपीएन। गोरखपुर से सटे देवरिया और कुशीनगर में जंग दिलचस्प है।
देवरिया में बीएसपी भी खाता खोलने की लड़ाई में उतर गई है, जबकि सपा संगठन के सामने अपनी सीटें बचाने की चुनौती है। जिले में 5 सपा और 1 सीट कांग्रेस के पास है, जबकि 1 सीट बीजेपी को मिली थी। छठे चरण के चुनाव वाले कई जिलों में से एक देवरिया भी है। साल 2011 के आंकड़ों के मुताबिक कुल आबादी 31 लाख है। पुरुष 15 लाख 37,436 हैं और महिलाएं 15,63,510 हैं। विधानसभा के हिसाब से अगर जाति समीकरण की बात करें तो देवरिया जिले में वोटर मुख्यतः हिंदू 88.07% और मुसलमान 11.56% हैं। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो रुद्रपुर विधानसभा 2012 के चुनाव में रुद्रपुर सीट से कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह जीते थे। दूसरे नंबर पर सपा के मुक्तिनाथ यादव रहे थे। देवरिया विधानसभा 2012 के चुनाव में देवरिया सीट से बीजेपी के जन्मेजय सिंह जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के प्रमोद सिंह रहे थे। सीट पर हुए पिछले 3 विधानसभा चुनाव में 2 बार बीएसपी और 1 बार सपा को जीत मिली थी। सलेमपुर विधानसभा 2012 के चुनाव में सलेमपुर सीट से समाजवादी पार्टी के मनबोध जीते थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के विजय लक्ष्मी रहे थे। भाटपार रानी विधानसभा 2012 के चुनाव में भाटपार रानी सीट से सपा के कामेश्वर जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के संभा कुंवर रहे थे। बरहज विधानसभा 2012 के चुनावों में बरहज सीट से सपा के प्रेम प्रकाश जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी की रेणु जायसवाल रही थी। पथरदेवा विधानसभा 2012 के चुनाव में पथरदेवा सीट से सपा के शाकिर अली जीते थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के सूर्य प्रताप सिंह रहे थे। रामपुर कारखाना विधानसभा 2012 के चुनाव में रामपुर कारखाना सीट से सपा के चौधरी फसीहा बशीर जीते थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के गिरजेश शाही रहे थे। अब बात कुशीनगर की। कुशीनगर का प्रशासनिक मुख्यालय पडरौना में है। विधानसभा के हिसाब से अगर जातीय समीकरण की बात करें तो कुशीनगर जिले के विधानसभा में वोटर मुख्यतः हिंदू 82.16% और मुसलमान 17.40% है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो खड्डा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विजय कुमार दुबे जीते थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के एनपी सिंह कुशवाहा रहे थे। पडरौना विधानसभा सीट से बीएसपी के स्वामी प्रसाद मौर्य जीते थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के राजेश कुमार थे। तमकुही राज विधानसभा सीट से कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू जीते थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के नंद किशोर मिश्रा रहे थे। फाजिल नगर विधानसभा से बीजेपी के गंगा जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के कलमुद्दीन रहे थे। कुशीनगर विधानसभा सीट से सपा के ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के जावेद इकबाल रहे थे। हाटा विधानसभा सीट से सपा के राधेश्याम जीते थे तो दूसरे नंबर पर बीएसपी के वीरेंद्र कुमार रहे थे। रामकोला सीट से सपा के पुनमासी देहाती जीते थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी की दीपपाल भारती रही थी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की मऊ सदर विधानसभा सीट बाहुबली मुख्तार अंसारी के नाम से ज्यादा जानी जाती है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सीट को लेकर चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। इस सीट से बाहुबली मुख्तार अंसारी चुनावी मैदान में। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी बीएसपी के टिकट पर मऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी को सभी पार्टियां निशाने पर ले रही हैं। जिले में उनकी आपराधिक छवि रही है। उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। इस समय वे जेल में बंद हैं। इस सीट पर इस बार उनकी जीत मुश्किल बताई जा रही है। कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी ने वहां एक चुनावी रैली में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट भी मांगे। मुख्तार अंसारी मऊ से 4 बार विधायक रह चुके हैं। मऊ नाथभंजन शहर तमसा नदी के किनारे बसा हुआ है। विधानसभा के हिसाब से अगर जातीय समीकरण की बात करें तो मऊ विधानसभा में हिंदू वोटर 42% है और मुसलमान 57%। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो मऊ सीट से कौमी एकता दल से मुख्तार अंसारी जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के भीम राजभर थे। सीट पर हुए पिछले 3 विधानसभा चुनाव में 2 बार निर्दलीय और कौमी एकता दल को जीत मिल चुकी है। मोहम्मदाबाद गोहना सीट से सपा के बैद्यनाथ जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के राजेंद्र थे। सीट पर हुए पिछले 3 विधानसभा चुनाव में 2 बार सपा और 1 बार बीएसपी को जीत मिल चुकी है। घोसी सीट से सपा के सुधाकर जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के फागू चौहान थे।
सीट पर हुए पिछले 3 विधानसभा चुनाव में बीएसपी 2 बार और सपा को 1 बार जीत मिल चुकी है। 2012 के चुनाव में मधुबन सीट से बीएसपी के उमेश पांडे जीते थे। दूसरे नंबर पर सपा के राजेंद्र मिश्रा थे। अब बात बलिया की। बलिया के 7 विधानसभा बेलथा रोड, रसरा, सिकंदरपुर, फेफना, बलिया नगर, बांसडी और बैरिया का नाम शामिल है। बलिया अपनी छोटी सी जगह पर 7 विधानसभाओं को समेटे हुए है। साल 2011 के आंकड़ों के मुताबिक बलिया विधानसभा के हिसाब से अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ हिंदू वोटर्स की संख्या 30 लाख और मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 2 लाख है। 2012 विधानसभा के चुनावी समीकरण पर अगर नजर डाली जाए तो बेरिया विधानसभा सीट से उम्मीदवार जयप्रकाश अंचल चुने गए। वहीं बीजेपी उम्मीदवार भारत दूसरे नंबर पर रहे। सीट के अस्तित्व में आने के बाद अब तक सिर्फ एक ही बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ है। इसमें सपा उम्मीदवार ने सीट पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल की है। बांसडी विधानसभा सीट से सपा उम्मीदवार राम गोविंद चुने गए। वहीं बीजेपी उम्मीदवार केतकी उप विजेता रही। बलिया नगर सीट से नारद राय चुने गए। वहीं कौमी एकता दल के उम्मीदवार साथी रामजी गुप्ता उप विजेता रहे। फेफना विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र तिवारी चुने गए। वहीं सपा सीट के उम्मीदवार अंबिका चौधरी हार गए थे। वहीं बीएसपी के उम्मीदवार चंद्रभूषण राजभर उप विजेता रहे। रसरा विधानसभा से बीएसपी उम्मीदवार उमा शंकर चुने गए। वहीं सपा उम्मीदवार सनातन उप विजेता रहे। बेलथारा रोड से सपा उम्मीदवार गौरव पासवान विजेता चुने गए। वहीं बीएसपी उम्मीदवार छठराम उप विजेता रहे। श्वेता कुमारी के साथ अमित यादव, एबीएन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आखिरी दौर के प्रचार अपने चरम पर हैं। यहां काशी की सीटों की जंग पीएम मोदी के लिए भी नाक की लड़ाई बनी है। मुझे बनारस में एक उम्मीदवार के नाते मेरी बात बताने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था। उसके बावजूद भी मोदी के मौन को बनारस के लोगों ने जिस प्रकार से मोहर लगाई है, ये दोनों घटनाएं हिंदुस्तान की राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई। 2014 के लोकसभा चुनावों में वाराणसी में भारी जीत मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने काशी की जनता का आभार कुछ इस तरीके से जताया था। अब विधानसभा चुनावों में यहाँ पीएम मोदी की परीक्षा है। 7वें और आखिरी चरण में पूर्वांचल के 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान है। इनमें से बीजेपी के विरोधियों का सबसे ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की सीटों पर है। सपा और कांग्रेस गठबंधन यहाँ शनिवार को रोड शो करने जा रहा है, जिसमें अखिलेश और राहुल के अलावा डिंपल यादव भी शामिल रहेंगी। शनिवार को पीएम मोदी भी वाराणसी में होंगे। बताया जा रहा है कि मंदिर में दर्शन के उनके कार्यक्रम कुछ इस तरह से रखे गए हैं जो 3 विधानसभा क्षेत्रों के दायरे में आते हैं। इस दिन यूपी में सत्ता की दावेदार एक और पार्टी बीएसपी की मुखिया मायावती भी वाराणसी के चुनावी मोर्चे पर होंगी। वाराणसी में मतदान से पहले दिग्गजों का ये शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ के चुनावी रंग का इजहार करेगा। विरोधी पीएम के गढ़ में सेंध लगाने के लिए हर दाव आजमाने में लगे हैं, शायद ये सोचकर कि अगर कामयाब रहे तो पीएम मोदी पर एक नैतिक दबाव बना सकेंगे। आज तक कोई प्रधानमंत्री जी 3 दिन किसी राज्य में नहीं रुका है, यहाँ चुनाव हो रहा हो, तो मोदी जी क्यों रुके? जो अपने होम टाउन बनारस से डरे हुए हैं, तो फिर समझ लो कि कौन से 5 चरण में उनको जीत हो रही है और कौन सा बोनस मिलने जाएगा। बीजेपी विरोधियों की रणनीति को पहले ही भांप चुकी है, इसीलिए उसने पार्टी के दिग्गजों को वाराणसी में झोंक रखा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपना कंट्रोल रूम यहीं शिफ्ट कर चुके हैं, तो स्मृति ईरानी और मनोज तिवारी जैसे नेता भी लगातार दौरे में लगे हैं। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा और महेंद्र नाथ पांडे सरीखे नेता नाक की लड़ाई का मैदान बने काशी में दिन रात एक किए हुए हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के अंदर बगावत की बू भी सामने आ चुकी है, इसीलिए पार्टी की चुनौती और बढ़ गई है। वाराणसी जिले में तो कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में 5 सीटें आती हैं। 5 में से 3 सीट पर तो बागी उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। चौथी सीट पर भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ चुकी है। सबसे ज्यादा बवाल हुआ शहर दक्षिण की सीट को लेकर। 7 बार से विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी का टिकट काटकर नए नवेले नीलकंठ तिवारी को दे दिया गया।
टिकट बांटने के बाद जब केशव प्रसाद मौर्य बनारस पहुंचे तो श्यामदेव के समर्थकों ने उन्हें रास्ते में ही रोकने की कोशिश की थी। वाराणसी कैंट से सौरभ श्रीवास्तव की उम्मीदवारी पर भी हंगामा हो चुका है। इस सीट से सौरभ के माता पिता कई बार विधायक रह चुके हैं, जिसके चलते कई कार्यकर्ता टिकट वितरण में परिवारवाद का आरोप लगा चुके हैं। इन तमाम तस्वीरों के बीच 11 मार्च को आने वाले नतीजों में वाराणसी को लेकर दिलचस्पी शायद सबसे ज्यादा होगी। गौरव शर्मा, वाराणसी, APN। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत।